सिलेबस की हम शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि हमने कल तय किया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो पार्ट है हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहला ही बिंदु हमारा क्या रहा, मेजर लैंडमार्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, विथ स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड 1935, ठीक है। साधारण शब्दों में कहें तो संविधान जो बना उसके इतिहास को जानना है। दो अधिनियम पर हमें विशेष ध्यान देना है, वो 1919 का अधिनियम था और 1935 का, ठीक है। ग्लिम्स हमें पूरा देखना है, जैसा कि हमने इस पर चर्चा की थी। क्यों सर दूसरे को छोड़ना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक। इसकी अप्रोच सुन लीजिए। अगर आपने गाइड उठाई, कोई सोर्स उठाया, डायरेक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके शुरू कर दिया कि इसमें ये हुआ था, इसमें हुआ था, कभी नहीं टिकेगा, कभी भी नहीं टिकेगा, चाहे उसका 3 डिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आपको ये समझना है उसकी पृष्ठभूमि कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो हमें जानने हैं संवैधानिक इतिहास, थोड़ा सा संवैधानिक इतिहास या संविधान विकास के प्रमुख सोपान, कई शब्दों में इसको आप बात कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। संविधान जो बना उसके प्रमुख सोपानों पर हमें दृष्टिपात करना है, समझ विकसित करनी है, चर्चा करेंगे। हो सकता है आपके ऐसे प्रश्न भी आए जो मुझे चुप कर जाएं, लेकिन मैं आपके उन प्रश्नों का भी स्वागत करने वाला हूँ। आप कुछ भी पूछिए, है ना, चर्चा हम करेंगे। जितना हम मंथन करेंगे उतना अच्छा ज्ञान निकल करके सामने आएगा, ठीक है, वही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। संवैधानिक इतिहास, संविधान विकास के प्रमुख सोपान, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा पृष्ठभूमि मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ कि कैसे भारत में संविधान बना, ठीक है। संविधान बन गया सबको मालूम है ना, उसकी विशेषताओं पर भी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा ही सही, लेकिन हमें ये जानना कि बना किन परिस्थितियों में, क्यों बना, ठीक है। चलो ज़्यादा मध्यकाल में मैं आपको नहीं ले जाता, लेकिन मध्यकाल का जब अंत होता है वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ। आप सभी को पता होता है भारत में यूरोपीय आए यूरोप कॉन्टिनेंट से कई लोग आए, कई देशों से लोग आए। उनका क्या उद्देश्य था? व्यापार था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो उनके उद्देश्य क्या हो गए? परिवर्तित हो गए, यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हुए ना, और उनके व्यापारिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य में बदल गए, ठीक है। और धीरे 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 आप देखते ही देखते ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। जानते हो उपनिवेश क्या होता है? कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र के संसाधनों का शक्ति के बल पर प्रयोग करता है, ठीक है ना। उपनिवेश कैसे बना है? यहाँ के कच्चा माल वो ले जाता था, ठीक है, बाजार के रूप में इसी को यूज़ कर लिया। और ब्रिटिश साम्राज्य उस समय तो कहते हैं कि सूर्यास्त होता ही नहीं था, इतना फैला हुआ साम्राज्य था, ठीक है। तो उसमें उनका औद्योगिक क्रांति भी हुई, वहाँ पे कच्चा माल उनको चाहिए था, यहाँ से ले गए, प्रोडक्शन किया, और बाज़ार की उनके पास कोई कमी थी ही नहीं, और भारत भी एक अच्छा बाज़ार था उनके लिए, ठीक है। तो उस स्थिति में आप देखिए कि 1600 ईस्वी के आसपास एक घटना होती है, मैं आपको ला रहा हूँ यहाँ तक। 1600 ईस्वी में क्या घटना हुई मालूम है आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, है ना, बनी ना, प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और एलिजाबेथ से चार्टर प्राप्त करके, चार्टर शब्द सुनिए, कब काफ़ी हम व्यापार करने वाले इस शब्द का। एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर लेके ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। वहाँ की सरकार, वहाँ के शासन ने इस कंपनी को अनुमति दी कि तुम जा करके क्या करो, भारत में व्यापार कर सकते हैं। ये यहाँ आते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट ही बताऊँगा। ये यहाँ आए, व्यापारी यहाँ के शासन से इन्होंने अनुमति ली, व्यापारी कोठियाँ बनाई, और अंततोगत्वा इन्होंने अपना जो जमावड़ा है कहाँ जमाया? बंगाल में, है ना। तो बंगाल से ही आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, द्वैध शासन क्या होता है ना, सारी चीज़ वहाँ से आपको क्लियर होगी, सुनना ढंग से। तो बंगाल में जब ये जाते हैं तो बंगाल भी क्या था? मुगल शासन के अधीन ही था। लेकिन कालांतर में आप देखेंगे औरंगजेब के बाद क्या हुआ? मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन होने लगा, पतन की ओर, पतनोन्मुख हुआ ना। वो सब कारण बताया क्यों हुआ। 1717 में फर्रुख शेर था, सबको मालूम होगा, है ना जी। तब वहाँ का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसने क्या कर दिया? स्वतंत्र शासन चालू कर दिया। उसके बाद वंशानुगत हो गया। ये लोग क्या करते थे? राज्यपाल नियुक्त करते थे ना, राज्यपाल शब्द नहीं कहते थे, सूबेदार। मुगल प्रशासन में सूबेदार चलता था। तो मुर्शिद कुली का था, उसने मुर्शिदाबाद बसाया, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ले आया, और उसके जो वंशज थे कालांतर में वही उसके अधिकारी होने लगे, है ना। सुजाउद्दीन हुआ, सरफराज हुआ, अलीवर्दी खां हुआ, ये नाम नहीं सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन अलीवर्दी खां का नाती हुआ सिराजुद्दौला,
ठीक है ना, सिराजुद्दौला का नाम, ये आपको कहानी याद नहीं करनी, बस सुनिए इसको, समझिए राजनीति कैसे। किसी भी विषय की जड़ें इतिहास में हैं, होती हैं, चाहे दुनिया का कोई सा विषय आपको समझना है तो इतिहास में उसकी जड़ें, इतिहास के साथ ही उसको पढ़ा जा सकता है। तो सिराजुद्दौला था, तब कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, कंपनी व्यापार तो पहले ही कर रही थी, अनुमति थी उसके पास, तो उन्होंने किलेबंदी चालू की। तो सिराजुद्दौला ने उसका विरोध किया, किले पर कब्जा कर लिया, वापस क्लाइव आता है यहाँ से दक्षिण से किले पर कब्जा करता है, और अंततोगत्वा वहाँ पर एक घटना होती है, वो होता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, सुना होगा ना, बैटल ऑफ 23 जून 1757। तो ये देखो कंपनी थी जो व्यापार कर रही थी, अब कितना बड़ा घटनाक्रम आपके सामने आ रहा है। सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया, छल बल से परास्त कर दिया ना, परास्त कर दिया, और फिर भी बंगाल का शासन अपने हाथों में नहीं लिया। यहाँ से राजनीतिक समझ बनाते जाना, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समझ आएगा। बंगाल, सिराजुद्दौला को हरा दिया, बंदी बना दिया, लेकिन बंगाल का शासन अपने हाथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, यहाँ से राजनीति स्टार्ट होती है, समझ रहे हो, क्यों नहीं लिया बताइए। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई बंगाल, तो शासन क्यों हाथ में नहीं लिया? टैक्स लिया था, किससे? बंगाल से। चलो, तो देखिए यही समझ है, इसको समझते हैं ढंग से, क्यों नहीं लिया। इन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र जो सेनापति था इसका, उसी को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है, नवाब बना दिया। मीर जाफ़र से नहीं जमी तो 1760 में मीर कासिम को बना दिया, फिर 3 साल बाद मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफ़र को बना, ठीक है। और फिर 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ये मैं आप समझ बनाने के लिए बता रहा हूँ, केवल चीज़ों को सुनते जाइए। बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें, हाँ, ठीक है, अभी देखो तीनों पार्टीज़ को मिल आएंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर होता है, ये युद्ध जो था ना बंगाल का, वो तो उन्होंने छल बल से जीता था, तो कंपनी की अभी भी शक्ति पूरी प्रूव नहीं हुई थी। तो इस युद्ध में इन्होंने भारत के मुग़ल बादशाह को, अवध के शुजाउद्दौला को और मीर कासिम की संयुक्त सेना को परास्त किया। और इसका जो सेनापति था हेक्टर मुनरो था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो था। बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया। फिर 2 तारीख में आपको याद करा रहा हूँ आज, 15 अगस्त सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती 15 अगस्त कितनी इंपॉर्टेंट है ना, पता है। तो 15 के साथ रख सकते हो, 12 अगस्त और 16 अगस्त, 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं, ठीक है ना। हाँ, वो लॉर्ड क्लाइव वापस आता है इंग्लैंड से, है ना, और 2 संधियाँ करता है। इलाहाबाद की संधि भी बहुत ज़्यादा समझने योग्य है, ठीक है। 2 संधियाँ होती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लेता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कौन ले लेता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेता है, मतलब क्लाइव ले लेता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी से। समझ रहे हो बच्चों दीवानी क्या है? इन शब्दों से व्यापार हमारा रहेगा, इनसे खेलना पड़ेगा, तो इसको समझिए। दीवानी क्या होती है? दीवानी का मतलब है राजस्व संबंधी अधिकार, राजस्व और दीवानी न्याय, जिसमें सजा वो नहीं होती ना, अर्थ संबंधी मामला होता है ना, सजा का प्रावधान नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें किसने रख ली हैं? दीवानी अधिकार किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। और जो प्रशासन रहा किसके हाथों में रहने दिया? नवाब के हाथों में, 1765 में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से शक्ति का विभाजन हो गया। बंगाल में क्या हो रहा है देख लीजिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहाँ पर रोल में आ गई है और नवाब भी। तो यहाँ से शुरुआत होती है द्वैत शासन की। भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कहाँ होती है? बंगाल में। ये आप जो देख रहे हैं वो क्या है? द्वैत शासन है और कुछ नहीं, ठीक है। द्वैत शासन करना होता है। द्वैत शासन का सीधा सा अर्थ है 2 शासन, ठीक है ना। शक्तियों का बंटवारा हो गया है। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख लिए और प्रशासन किसके पास रहने दिया? नवाब के पास। उत्तरदायित्व किसका है? नवाब के पास, ठीक है। तो बंगाल की ये हालत है। कब की बात हो रही है? 1765 में, ठीक है। कहानी को मैंने डिटेल में नहीं बताया, वो ऐतिहासिक पक्ष हमारे लिए नहीं, कौन लड़ान, क्या हुआ, किसने धोखा दिया, वो हमारा पक्ष नहीं। हम राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर रही थी, उसने यहाँ पर राजनीति का हस्तक्षेप किया ना। आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उसने क्या किया? राजनीतिक हस्तक्षेप किया। और बंगाल में कैसी जड़ें जमाई? उन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, कहीं ना कहीं ये शासन में आ गए। अब मेरी बात सुनिए, इंग्लैंड से जब आए थे तो अपने जो सर्वे सर्वा ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश महारानी थी, उससे क्या लेकर के अनुमति आए थे? व्यापार करेंगे। इनके पास राजनीतिक अधिकार तो थे नहीं, चार्टर में ये था तो नहीं। चार्टर क्या होता है बच्चों? चार्टर शब्द के अर्थ लिख सकते हैं आप, घोषणा पत्र या विशेषाधिकार होता है। चार्टर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है
घोषणा पत्र या विशेषाधिकार, लाइसेंस मान सकते हैं, है ना। तो इनको जो लिख के दिया था तो व्यापार के लिए दिया था, तो इनके हाथ बंधे हुए थे, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इन्होंने इसलिए अभी शासन हाथ में लिया नहीं। दूसरा, इनको ये भी भय था कि अभी शासन हाथ में लेंगे तो जन विद्रोह भी हो सकता है, दूसरे यूरोपियंस हैं उनसे कर लेना पड़ेगा, तो उनसे संघर्ष हो सकता है, ब्रिटिश संसद हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो कई सारी चीज़ें थी जो इसलिए प्राइवेट कंपनी शासन डायरेक्ट हाथ में नहीं लिया और अप्रत्यक्ष रूप से शासन हाथ में ले लिया, और तब अस्तित्व में आता है द्वैध शासन। ठीक है, दो शक्तियाँ यहाँ पर भूमिका में आ जाती। ठीक है, बंगाल की स्थिति कौन कौन सी दो शक्तियाँ हैं बताना जरा? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब। तो द्वैध शासन की शुरुआत आपने भारत में कहाँ देख ली है? बंगाल में। ठीक है, 1765 तक मैंने आपको बताया। अब 5-7 सालों तक द्वैध शासन चला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या हुआ समझिए, राजस्व बंगाल का, बंगाल बहुत समृद्धशाली राज्य था भारत का, रेवेन्यू इनके पास आ गया, दीवानी मामले इनके पास आ गए, तो इनके पास पैसा बहुत आने लगा। लेकिन उस राज्य का उत्तरदायित्व किसका था? नवाब का। तो इन पे उत्तरदायित्व की कमी के कारण यहाँ के जो अधिकारी थे वो काफ़ी भ्रष्ट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने खुद का निजी व्यापार चालू कर दिया, रिश्वत लेना चालू कर दिया। ठीक है ना, इनको एक दस्तक मिली हुई थी, पास मिला हुआ था, जिसके तहत इनको चुंगी नहीं चुकानी पड़ती थी बंगाल में, है ना। तो उसका दुरुपयोग भी किया, मीर कासिम ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया था। ठीक है, तो लाभ कमाने पर ज़्यादा फोकस करने लगे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो इससे ये हुआ कि बंगाल की जनता भी परेशान हुई और कंपनी का जो राजस्व लाभ था वो भी घट गया। उनके निजी हित तो अधिकारी तो मस्त हो गए, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू था वो घट गया। इससे सत्ते में आ गई, एक्टिव हो गई ब्रिटिश संसद कि ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है ना। और 1772 में एक और चीज़ होती है, 1772 में एक और चीज़ होती है, परिवर्तन होता है, वो होता है द्वैध शासन की समाप्ति कर देता है। द्वैध शासन की समाप्ति कौन कर रहा है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग करता है। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है बच्चों? क्लाइव। ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी से आप समझ सकते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। ठीक है। हाँ, अब 1772 में जब हम खड़े हैं, देख रहे हैं बंगाल को, वहाँ हम देख रहे हैं कि गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। इसने क्या अच्छा काम किया, बुरा काम किया? द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। कैसे समाप्त किया? शासन अपने हाथों में ले लिया, है ना। उसका प्रशासन का अधिकार था नवाब को हटा ही दिया, पूरा बंगाल अपने हाथ में ले लिया। तब ब्रिटिश संसद को जरूरत पड़ी कंपनी को नियंत्रित करने की। कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से यूँ मान लीजिए कुछ अलग कर रही है। जब व्यापार कर रही थी, सुनिए ना, 1600 ईस्वी से लगा कि 172 साल तक कंपनी ब्रिटिश संसद ने कोई चार्टर नहीं बनाया। ठीक है। अब 1772 में क्यों बन रहा है, 1773 में क्यों बन रहा है? क्योंकि 1772 में ये घटना हुई, क्योंकि कंपनी ने राजनीतिक काम अपने हाथ में ले लिया, जबकि उसकी अनुमति उनको थी नहीं। तब ब्रिटिश संसद एक्टिव होती है और वो लाती है रेगुलेटिंग एक्ट। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब है, रेगुलेटर समझ रहे हैं, ये रेगुलेटर क्या रोल है इसका? इसको नियंत्रित करना, इसकी स्पीड को। तो रेगुलेटिंग एक्ट था सीधा सा नियंत्रित करने के लिए किसको? कंपनी के कार्यों को, कंपनी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद बना रही है रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? चलो, तो अब आएंगे आपके रेगुलेटिंग एक्ट। तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई है? 1772। याद रहेगा? हाँ। अब यहाँ पर बंगाल का शासन किसके हाथ में है? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल है ना। यूँ कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, जो एक प्राइवेट कंपनी थी। अभी भी ये शासन ब्रिटिश सरकार का नहीं है, ब्रिटेन के राजा का, रानी का नहीं है। ठीक है, कंपनी के हाथों में। तो इसीलिए ब्रिटिश संसद से पारित होते हैं हर बार क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। और पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है बच्चों 1773। इसको हम पढ़ेंगे ढंग से। अब आपकी शुरुआत होती है पढ़ने की। हमें ये जो संवैधानिक जितने भी सोपान हैं, जितने भी एक्ट्स आए हैं, उनको हम समझेंगे ढंग से। पहला कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। ठीक है, अभी आपने कंपनी के कार्यों को सुना, तो आपके ध्यान में, आपकी राय में, ब्रिटिश संसद आप हैं। सुनिए, आप जिए इस राजनीति को, आप ब्रिटिश संसद हैं। आप कंपनी के कार्यों को क्या क्या नियंत्रण में लाना चाहेंगे, क्या क्या करना चाहेंगे जो वो अलग कर रही थी? राजनीतिक मामले जो है ना, नए हैं, उस विषय पर ध्यान देंगे, है ना।
उसको बहुत अच्छा पॉइंट है, और यही सोचा वास्तव में, यही ऐसे ही याद होगा। आप खुद ब्रिटिश संसद बनेंगे ना तो पता लगेंगे यार ये हुआ कंपनी ना, हम इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला बिंदु हम लिख सकते हैं क्या, कि कंपनी के जो अधिकारी क्या कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, निजी व्यापार कर रहे थे। तो पहला बिंदु इसमें यही है, कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार और रिश्वत और उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। कंपनी के अधिकारियों को साफ इस चार्टर में लिखा गया, कहा गया क्या, कि कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचार में एक गली होती है, क्या, ये तो मेरे को गिफ्ट दिया गया, ठीक है, तो रिश्वत या उपहार लेने से उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, चलो अब चूंकि हमने इतिहास नहीं देखा, बंगाल तो आपने देख ही लिया, बंगाल का थोड़ा बहुत ग्लिम्स देख लिया आपने, मद्रास और बम्बई। ठीक है, बम्बई इनको मिली थी दहेज में, सबको पता होगा, है ना, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, है ना, तो दहेज में मिली थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी इनके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तीनों पे गवर्नर थे। तो अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद को पता लग गया, ब्रिटिश शासन को पता लग गया कि हमारे राजनीतिक जो उथल पुथल है, राजनीतिक कार्य कंपनी ने चालू कर दिए। तब इनको भी पता लगा कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा, और अब राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर कानून बन रहे हैं, काम किया जा रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर ये जो एक्ट है आपका जाना जाता है केंद्रीकरण के लिए, केंद्रीकरण के लिए, बिल्कुल शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम है, शासन है, नियंत्रण है, फैले हुए हैं, मुंबई में है, मद्रास में है, बंगाल में है। ठीक है, तो केंद्रीकरण करना चाह रही है कंपनी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण सोपान है केंद्रीकरण में। तो क्या किया इन्होंने, बंगाल का जो गवर्नर था, कौन था अभी इस समय, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझिए, गवर्नर पद को इन्होंने, बिल्कुल गवर्नर पद को समाप्त नहीं किया। हाँ, ठीक है, वो तो बिल्कुल गवर्नर पद में तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हालांकि बहुत बात की बात है, मजाक में पूछ रहा हूँ ऐसे ही। गवर्नर पद समाप्त कब हुआ होगा, ऐसे बहुत चर्चा करिए आप लोग। गवर्नर पद को क्या नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत का अंतिम गवर्नर कौन रहा, नहीं, भारत का अंतिम गवर्नर, भारत का नहीं है ये, ठीक है, सॉरी, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रहा, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये लाइनें लिखते रहिए आप लोग, ऐसे उलझने वाली। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, चलो, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बन जाता है। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और जो अभी इन्होंने जो ताज़ा काम चालू किए हैं कि इनके पास कुछ क्षेत्र अधिकार में आ गए हैं, है ना, इनके पास रेवेन्यू बड़ा है, राजस्व बड़ा है, तो इन्होंने एक बॉडी को एक्टिव किया है यहाँ पर, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, हिंदी में कहें तो निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, हिंदी में इसको लिख दीजिए आप। निदेशक मंडल को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है यहाँ पर नागरिक, सैन्य मामले और राजस्व संबंधी जानकारी आप ब्रिटिश संसद को देंगे। ठीक है, ये नहीं कि कंपनी चोरी छिपे लाभ कमाती जाए और ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश शासन को इसका पता ही नहीं लगे। ये रेगुलेटर घुमाया है इन्होंने, कौन घुमा रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्टिव किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से संबंध रहेगा ब्रिटिश संसद का, ये जवाब देगी कि इस दरमियान, इस समयावधि में इतना रेवेन्यू रहा, है ना, नागरिक मामले से चल रहे हैं, सैन्य प्रशासन ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई कमी पेशी जो है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, ये 1773 का जो एक्ट है जाना जाता है किसके लिए, केंद्रीकरण के। केंद्रीकरण के लिए क्या है, गवर्नर पद को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। और जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी है,
उसको ला दिया किसके अधीन? बंगाल के अधीन। इस पॉइंट को नोट करिए आप। केंद्रीकरण हो गया ना, इस शक्तियों को एक शक्ति के अधीन ला दिया गया, ठीक है ना, सेंट्रलाइजेशन कर दिया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन ला दिया? बंगाल के अधीन ला दिया गया, ठीक। चलिए, और एक और जुडिशरी में थोड़ा सा काम किया। जुडिशरी में यहाँ पर बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ही करते हैं, ठीक है। इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन अंतर्गत ही क्या करते हैं? कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं। बिल्कुल, इस एक्ट में प्रावधान था, वो हुआ 1774 में, ठीक है। 1774 में क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। हाँ, देखो नाम सुप्रीम भले ही है, लेकिन ये अंतिम अपील ही नहीं था। अंतिम अपील ही नहीं होता था जब, है ना, समझ लीजिए इस बात को। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। हाँ, 3 अन्य न्यायाधीश। हाँ, टोटल हो गए 4। कोई नहीं, 1 + 3 = 4, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। लंदन में था प्रिवी काउंसिल, वो अंतिम न्यायालय था, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अभी तो नहीं, अभी तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का इन्होंने अंग बनाया ही नहीं भारत को पूरी तरह से, जिस समय हम 1773 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो कंपनी को ही रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो 4 मुख्य प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं, इन पर एक नज़र डालिए, फिर इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। 1772 में क्या हुआ ये पता है तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपके काम का है। डायरेक्ट पढ़ोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं। 1772 में ये हुआ कि कंपनी ने अपने व्यापारिक अधिकारों से आगे बढ़कर राजनीतिक कार्य हाथों में ले लिए थे। कहाँ? बंगाल में, है ना। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, है ना, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या क्या किस तरह से? कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत लेने से मना किया, निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, नहीं कर सकते आप लोग, इससे कंपनी का घाटा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये जो प्रेसिडेंसियां हैं इनको केंद्रीकरण करने के लिए, सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई, है ना। तो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन लाया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के, ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नर था उस पद का नाम क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल, ठीक है। और गवर्नर जनरल पहला कौन हुआ बंगाल का? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेता है, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद वो जो नियंत्रण रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, जैसे भी आपको याद रहे, निदेशक मंडल को जिम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ पे नागरिक, सैन्य मामले और राजस्व संबंधी जानकारी किसको देंगे? ब्रिटिश संसद, ठीक है। ये आपका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझ में आया? बस इतना ही है, ज़्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं। एक अगर आपको समझ विकसित हो जाती है तो फिर मज़ा आ जाएगा, बाकी काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा भी आज की क्लास आप ले रहे हैं, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आपकी गाइड से एक रीडिंग आप एक कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है, करनी भी चाहिए। उसमें से कोई नई चीज़ मिले, देखो ये तो अथाह ज्ञान है। आप 1935 का भारत शासन अधिनियम 321 धारा है, 10 अनुसूचियाँ, क्या उसको पूरा लिखेंगे? समझ रहे हैं? तो जितना बता रहे हैं वो पर्याप्त है। फिर भी आपको एक आध पॉइंट कोई लगे, 1-2 पॉइंट, वो आप शामिल कर सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी अपनी गाइड को अपने नोट्स में लाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, इसके बाद क्या कम एक बार में रेगुलेट हो गया कंपनी? नहीं, है ना। तो बार बार इनको रेगुलेट करना पड़ा और एक्ट आते गए। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, वो अपने काम का है नहीं। फिर बाद में जो समय आता है वो है 1784 का, जब इसका नाम पता होगा आप लोगों को, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट इसको क्यों कहते हैं? इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? हाँ जी, अच्छा नाम है इसलिए अलग? नहीं, मैं तो जिससे ही तो सही में मजाक में पूछ रहा हूँ, इसका नामकरण पिट्स क्यों है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इस समय ब्रिटिश संसद में इसको रखा किसने था? तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने। विलियम पिट ने रखा था, इसलिए पिट का, समझ रहे हो ना। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट प्रधानमंत्री था उस समय ब्रिटेन का, ठीक है ना, उन्होंने उस संसद में रखा था।
ठीक है। तो अब तो आपको पता है ना द्वैत शासन क्या होता है। द्वैत शासन का सीधा सा मतलब है दो शासन या दो शक्तियों के हाथ में शासन, ठीक है, ये द्वैत शासन होता है। कई बार आएगा कई बार जाएगा, है ना, वो हम देखते रहेंगे। चलो, तो इसी क्रम में विलियम पीट क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं वो कंपनी से देख लेते हैं, ठीक है। तो पीट ने दिमाग लगाया यार कि राजनीतिक और व्यापारिक दो काम कर रही है कंपनी, ठीक है। राजनीतिक काम भी चालू हो गया, पहले व्यापारिक था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक और संस्था वो लेकर के आए, राजनीतिक कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर विशेष नज़र हेतु, विशेष पकड़ हेतु एक और संस्था, एक और बॉडी वो अस्तित्व में लाते हैं, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ, हाँ, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। और यहीं से ये एक्ट जाना जाता है, ये एक्ट जो जाना जाता है वो जाना जाता है द्वैध शासन के लिए, द्वैध शासन के, ठीक है। द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की शुरुआत कैसे सर, देखिए इसको। कंपनी के कार्यों के नियंत्रण के लिए एक तो पहले से क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक और क्या आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अच्छा हो सकता है आपका फंबल हो रहा हो। एक तो है BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, एक है आपका COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहें तो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, ठीक है। ये पहला जो टॉपिक है मैं इसको बड़े इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर जहाँ आप थोड़ी समझ रखते हैं, जैसे राष्ट्रपति में आप समझ रखते हैं, आप प्रधानमंत्री के बारे में समझ रखते हैं, तो वहाँ पर हम रफ्तार थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा इत्मीनान से, ठीक है। तो ये जो बॉडी लाइन है नियंत्रण बोर्ड, इसको कहा कि आप राजनीतिक मामले आप देखेंगे, ठीक है। राजनीतिक मामले के लिए क्या लाए हैं, नियंत्रण बोर्ड। और व्यापारिक मामले, व्यापारिक विषय किसके पास रहे, हाँ, व्यापारिक प्रशासन किसके पास रहा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, निदेशक मंडल के पास। और राजनीतिक मामलों का प्रशासन किसके पास रहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड के पास रहा, ठीक है। तो दो शक्तियाँ एक्टिव हो गई, ये आपका द्वैध शासन, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो कंपनी को मतलब ब्रिटिश संसद अब एक्टिव है कि बस कंपनी यूँ फिसलनी नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल अधिकार क्षेत्र के बाहर काम नहीं करे, ठीक है। वो आपने देखा ही अधिकारियों के लिए क्या डांट लगाई उसमें। और फिर इसमें पहली बार कहा गया कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, समझ रहे हो, ताकि कंपनी किसी ख्वाब में ना रहे कि हम नया राष्ट्र बना ले, ऐसा कुछ हो जाए। तो कहा कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं वो किसके अधीन है, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया, ये आपका था पिट्स इंडिया एक्ट, इतना कोई ज़्यादा विशेष था नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्या आता है, कौन सा आएगा, 1813 का चार्टर, ठीक है। तो एक निश्चित समयावधि थी, लगभग ये 20 वर्ष के अंतराल में ला रहे थे चार्टर एक्ट्स, ठीक है ना। चार्टर एक्ट क्या है ना, वही घोषणा पत्र जिसमें कंपनी के अधिकारों को कम ज़्यादा किया जा रहा था, कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा था, ठीक है। चार्टर का मतलब समझ आ ही गया आपको। तो अगला जो चार्टर हम देख रहे हैं वो 1813 का चार्टर है। इस चार्टर में कंपनी के हितों पर थोड़ा सा चोट करती है ब्रिटिश संसद, और कंपनी को कहती है कि आप जो है ना, आपके व्यापारिक अधिकार हम धीरे धीरे छीनेंगे, ठीक है। व्यापारिक अधिकार, इनके एकाधिकार समाप्त किए। व्यापारिक अधिकार वो क्या थे, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ सारे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए, ठीक है ना। चलो, पहले इनको एकाधिकार था, ठीक है, तो अभी ये समाप्त कर दिए गए। और दूसरा, भारतीयों की सहानुभूति या उनका फेवर चाहने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा, वेरी गुड, प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर, हाँ, प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया, ठीक है। हाँ, इन 3-4 बिंदुओं को हम लिख रहे हैं, हम समझते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। ये पहला काम आपको यही करना है। अंत में जब आप रिवीजन करें तो ये प्रयास आपको करना चाहिए कि जितने भी प्रावधान हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से अगर आप बांध सके तो बहुत बढ़िया बात है,
ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करने देगा। ठीक है, समझ में आपको लिखने में अच्छा रहता है कि आप ये चार्टर एक्ट क्यों है, किसी चार्टर एक्ट को समझा रहे हैं, 1919 की चार्टर की कमियां गिना रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, वहाँ समझ काम आती है। ठीक है, चलो फैक्चुअल एग्जाम में आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स में फैक्ट ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर समझिए। तो प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर कितना रुपया खर्च करेगी कंपनी अब? ब्रिटिश संसद 1 लाख रुपया। ठीक है, ठीक है, और कुछ था इस चार्टर में? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा विवादित ये रहा। क्या ईसाई मिशनरीज़ जो शुरू से ही थी कंपनी के साथ, मान लीजिए आती रहती थी, ईसाई मिशनरीज़ को क्या कर दिया? धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, धर्म प्रचार का अधिकार, अनुमति दे दी गई। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना थोड़ा सा, किस चार्टर में दी गई है? 1813 में। आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना, 1813 में इनको अनुमति दे दी गई है, प्रशासनिक इनको अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, ब्रिटिश संसद से। तो इन्होंने धड़ल्ले से अपना काम चालू कर दिया, और ये जो कारण बनता है 57 की क्रांति में, धार्मिक कारण एक, समझ रहे हैं? हाँ, ये 57 की क्रांति में कारण बनता है। हाँ, और फिर इसका ये भी एक परिणाम हुआ कि कंपनी का शासन भी फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो चलो, ये था इसके 1813 का जो चार्टर था, उसमें 3 ही मुख्य प्रावधान है, इसको देख लीजिए, फिर छोड़ते हैं इसको। क्या क्या था? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए। ठीक है, ये आगे के चार्टर में ये भी समाप्त कर देगा, सारे व्यापारिक अधिकार 1833 का जो चार्टर था उस 20 साल में वो भी समाप्त कर देगा। ठीक है, प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये। ठीक है, और ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार की अनुमति यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, चलें आगे। चलो, द्वैध शासन कौन से एक्ट के तहत आया है? 1772 का मैंने कोई एक्ट बताया नहीं आपको? 3 का? अरे आप 84 वाला एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट इसीलिए जाना जाता है द्वैध शासन के लिए। ठीक है, और इस एक्ट का, हाँ जी, 1858 तक चला ये। क्या? सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना 1700। हाँ, ये 1858 तक चला। 1858 तक चला, क्यों चला? पहले क्यों ख़त्म क्यों नहीं किया गया? ठीक है, 59 के लिए क्यों इंतज़ार नहीं किया? चलो इस पर बात करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट, इसको आप भूलिए मत। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा। विलियम पिट जो प्रधानमंत्री था, उसने द्वैध शासन लाया, बहुत अच्छी सोच थी, है ना, लेकिन बाद में उसके लिए इसका इतना प्रतिरोध या इसका इतनी चर्चा होती कि वहाँ पे सरकार भी गिर जाती ब्रिटेन में। ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। चलें आगे। तो अगला चार्टर हमारा आता है 1833 का चार्टर। ठीक है, आपको मैंने बताया कि केंद्रीकरण की शुरुआत होती है कौन सा एक्ट से? 1773 से, पहले एक्ट से, है ना। तीनों प्रेसिडेंसियों में जो शक्ति केंद्रण है एक जगह कर देते हैं, कहाँ पर? बंगाल में। ठीक बात है। और ये चार्टर है सशक्त केंद्रीकरण, उस केंद्रीकरण को और सशक्त बना देता है। ठीक है, कैसे इसको देखते हैं अब एक एक करके। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा पॉइंट है जो प्रश्नों में हजारों बार पूछा गया है, ध्यान से सुनना इसको। बंगाल के गवर्नर जनरल को सशक्त कर दिया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को, हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ठीक है क्या? बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? इतनी बार पूछूंगा, नींद में बोलोगे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। किसने कहा? मैंने तो बताया ही नहीं है। 1833 में मैं खड़ा हूँ। ठीक है, 1833 में सुनिए, 1833 में बंगाल में गवर्नर जनरल था ना? अरे था, मान लीजिए मैं कह था। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, है ना। पता नहीं सर, गलत करवा दोगे। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। तब चार्टर आता है 1833 का। इस चार्टर में कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत में जितना, हाँ ठीक है, हाँ। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? विलियम बेंटिक।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ विलियम बेंटिक, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है विलियम बेंटिक। तो ये जो किनारे पर है ना, वारेन हेस्टिंग अंतिम भी पहला भी, विलियम बेंटिक अंतिम भी पहला भी, समझ गए हो ना। तो इनको एक टोकरी बना लेना, टोकरी समझते हो? हाँ, ऐसे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हो उन तथ्यों को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, साइड में पेपर के एक साइड में ऐसा बॉक्स बना करके उसमें लिख लीजिए, ताकि क्या होगा रिवीजन के टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाला, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो था विलियम बेंटिक। ये बहुत अच्छा आदमी था, जानते हो ना इसको। इसके समय पे बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, सती प्रथा पर बैन लगा है, नहीं जानते हो क्या? राजा राम मोहन राय वाली बात जानते हो? हाँ, क्या कहते हैं, एक और चीज़ मेरे को अच्छा ध्यान नहीं आ रही थी, वो सुव्यवस्थित जनगणना इसके टाइम पे हुई थी 1881 में, है ना। चलो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। स्थानीय स्वशासन का भी कुछ रहा क्या? नहीं, ये नहीं था। लॉर्ड रिपन था, ठीक है, लॉर्ड रिपन था। चलो, तो एक चीज़ आपको ध्यान में आ गई, 1833 का चार्टर क्यों महत्वपूर्ण है? सशक्त केंद्रीकरण के लिए। जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1773 में, है ना, उसको सशक्तिकरण किसने किया है? इस 1833 के चार्टर में, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जिसने भी ब्रिटिश अधीन क्षेत्र थे वो पूरे भारत का इसके अधीन आ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, ठीक है। पहला कौन रहा? विलियम बेंटिक, ठीक है। चलो, ये इस अधिनियम की बड़ी खूबसूरती रही। और दूसरा ये काम किया, सशक्तिकरण कैसे किया कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी ना, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। विधायी शक्तियाँ क्या कर दी गई? समाप्त। वो कानून बनाना अब नहीं बना सकेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा भारत का कंट्रोल एक जगह दे दिया। किसको? बंगाल को दे दिया। वो कानून वही बनेंगे अब। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पहले अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ थी तो बना रहे थे, तब तक ठीक था, लेकिन 1833 में हुआ ही क्या? ब्रिटिश के जो अलग अलग क्षेत्र थे, भारत में टुकड़े थे, उनको भारत का एक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। समझ रहे हो आप बात को? तो केंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है, इकट्ठा बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ किसके पास आ गई वापस? सारे गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल के पास, बंगाल के पास। बम्बई और मद्रास के समाप्त कर दी गई, वो कानून अब नहीं बना सकते। क्लियर है? ये हुआ। तो केंद्रीकरण आपको दिख रहा है ना, केंद्रीकरण हो रहा है। यस सर। ठीक बात है। तो मुख्य रूप से 1833 में यही चीज़ें हुई जो आपको ध्यान रखनी है। और कुछ हुआ आपके ध्यान? हाँ, वही है जो चाय और चीन के साथ छोड़ा था ना, पूर्णतः कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है। ये था आपका 1833 का चार्ट। अच्छा, ये तो चल ही रहा था, दास्ता को अवैध घोषित किया, ये भी ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। सशक्त केंद्रीकरण के लिए आपका अधिनियम 1833 का चार्टर जाना जाता है। अभी भी ये चार्टर ही है ना, चार्टर ही है, घोषणा पत्र ही है, ठीक है। अब 1833 के बाद अगला कब आना है? 1853 में। 20-20 साल के अंतराल में आते थे, ठीक है। थोड़ी सी समझ बनाइए, 20-20 वर्षों के अंतराल में चार्टर आते रहे हैं, ठीक है। तो अगला आपका आता है 1853 में, 1853 का चार्टर। देखो, इस चार्टर में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हर चार्टर में एक समयावधि रहती है कि इतने समय बाद अगला चार्टर आ रहा है ना, समयावधि का उल्लेख होता है। इसमें ऐसी समयावधि का कोई उल्लेख था ही नहीं, तो इससे कंपनी को भी पता लग गया था कहीं ना कहीं कि हमारा टाइम आ चुका है। अब आगे कभी भी जो है ब्रिटिश संसद हमारा शासन समाप्त कर सकती है। मतलब यहाँ का जो शासन अभी तो कंपनी के साथ दे रही है, गवर्नर जनरल करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, नहीं करेगा। अब हमें ये भूमिका हटा ही देगी, साहब सीधे अपने हाथों में ले लेगी, ऐसा हो सकता है कंपनी को प्रतीत हो गया, क्योंकि इसमें समय का उल्लेख था नहीं, ठीक है। एक आध चीज़ इसको ध्यान रख लीजिए, क्या क्या हुआ। गवर्नर, जो भारत का गवर्नर बना दिया, तो इस चार्टर के माध्यम से गवर्नर के लिए विधान परिषद का प्रावधान था। गवर्नर के लिए विधान परिषद, ठीक है ना। गवर्नर की अपनी कार्यकारी परिषद तो होती ही थी, समझ रहे हैं, गवर्नर की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो होती ही थी, लेकिन विधान परिषद जो कानून बनाए, विधानमंडल, ठीक है। विधान परिषद का उल्लेख किस चार्टर में है? 1853,
ठीक है। पूरे भारत का एक गवर्नर बना ही कब है? 1833 में, ठीक है, 1833 में बना है। तो कुछ कुछ बड़े बड़े जो फैक्ट्स हैं वो तो पता होना चाहिए कि पूरे भारत का गवर्नर कब बना, 1833 में बना, ठीक है ना। उससे पहले तो अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ ही थी, ठीक है जी। तो गवर्नर के लिए विधान परिषद का उसमें स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया गया, ठीक है। गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद, गवर्नर की कार्यकारी परिषद देखो शुरू से थी, जब गवर्नर था ना उसकी परिषद होती थी कार्यकारी परिषद, ठीक है, जिसमें संख्या बढ़ती घटती रहती, कभी 4 थे, कभी 6 थे, ठीक है, ये होता रहता था। तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद के कार्यों का विभाजन किया गया, जिसमें हाँ विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया, विधायी और प्रशासनिक, ठीक है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये जरूर ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए, क्या गवर्नर के लिए विधान परिषद का गठन का प्रावधान था, ठीक है। ये तर्पण के लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, कचरा मत इकट्ठा करिए, ठीक है। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, तर्पण में क्या हुआ, 33 में गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तर्पण में क्या किया, उसके लिए विधान परिषद, ठीक है, बस पर्याप्त है। अब आप सभी को विदित है 57 में क्या उथल पुथल, सब जानते हैं, वी ऑल नो, है ना। क्या हुआ था 57 में? क्रांति हुई थी, है ना। क्रांति मतलब बदलाव हुआ, काफ़ी मारकाट मची, उसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि भारतीयों को वापस संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश संसद को बड़ा फैसला लेना पड़ा, ठीक है ना। कंपनी के हाथों से भारतीय प्रशासन संभला नहीं जा रहा था, है ना। ऐसा देख लिया गया 57 की क्रांति में, ठीक है। वो तो कुछ कारण रहे, कुछ नियोजन में समस्या रही, या उसने इम्प्लीमेंटेशन वो सही ढंग से नहीं हो पाया योजना, अन्यथा भारत में जितने भी अंग्रेज थे सब मारे जाते, मारे भी गए, है ना। वो तो यही है कि समय से पहले क्रांति शुरू हो गई, कई सारी चीज़ें, है ना, बाकी तो ख़त्म हो जाते। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, उस भयावह दृश्य को देखते हुए, भारतीयों के विश्वास को पुनः अर्जित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम लेकर के आई है, एक्ट लेकर के आई है। अब चार्टर नहीं है, कंपनी के लिए समाप्त कर दिया, ठीक है। और यहाँ आता है 1858 का, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब भारत पर शासन कैसे होगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में, ठीक है। उस समय विक्टोरिया रही होगी रानी, कौन थी? हाँ विक्टोरिया, ठीक है ना। तो विक्टोरिया जो रही होगी थी, उसके नाम से आता है। इसको इलाहाबाद में पढ़ा गया, इसको इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहते हैं, शाही घोषणा पत्र भी कहते हैं। थोड़ा सा इसके नामों पे भी ध्यान दे दीजिए। इसको क्या क्या कहते हैं? इलाहाबाद घोषणा पत्र, इलाहाबाद घोषणा पत्र और शाही घोषणा पत्र, ठीक है। इलाहाबाद घोषणा पत्र और शाही घोषणा पत्र इसको कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे बड़ी बात आपने जान ही ली कि कंपनी को अब हटाना तय हो गया लगभग, है ना। कंपनी ने लगभग विश्वास खो दिया है। तो यहाँ पर ब्रिटिश ताज का शासन घोषित कर दिया। क्या भारत का शासन किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन के साथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, है ना। तो ब्रिटिश ताजपोशी हो गई, समझ लीजिए, ब्रिटिश ताज का शासन घोषित हो गया। हाँ 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 हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा ही दिया पिक्चर से कि आपका हो गया, है ना, जाइए। ब्रिटिश ताज का शासन घोषित हो गया, ठीक है। ब्रिटिश ताजपोशी हो गई। ओहो, समझ में आया अब कुछ? अब भारत उपनिवेश, कंप्लीट उपनिवेश, है ना। यहाँ का राजा कौन? ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन साम्राज्य का अंग हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज का शासन घोषित कर दी, कंपनी का शासन अंत हो गया। अब कुछ कुछ बदलाव तो करने ही थे, करने होंगे कि नहीं होंगे? करने होंगे, क्यों? देख लीजिए। अब जब ब्रिटिश शासन डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं था भारत, तब उनके मध्यस्थ के लिए दो शक्तियां थी जिसको हम कह रहे थे, सुनिए अब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी। वो मीडिएटर ही था। तो अब डायरेक्ट अपने हाथ में आ गया तो उनकी क्या ज़रूरत है क्या?
समझना इस चीज़ को। अब मेरे पास मैप होता तो काफ़ी अच्छा होता। ये यहाँ कहीं यूरोप या ब्रिटेन समझ लीजिए, है ना, या इंग्लिश चैनल है, यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट है ये सब, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटेन है ना, हाँ। तो अब यहाँ से पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से था, अब पूरा शासन इनके हाथ में है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इसीलिए द्वैध शासन की समाप्ति यहाँ कर देते हैं उन दो बॉडीज़ को, हाँ टेल दें, डायरेक्ट शासन इनके हाथ में आ गया, ठीक है। चलो इसको लिखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और हाँ डायरेक्टर ऑफ, क्या मैं कंफ्यूज मत करिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, हो जाता है भाई ऐसा काम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, मतलब द्वैध शासन जो चल रहा था उसको समाप्ति कर दी, ठीक है, समाप्ति कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, समझ में आ गया। हाँ, जो सर्वोच्च शक्ति थी उसके हाथों में शासन आ गया है, मध्यस्थी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब फिर भी ब्रिटेन है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है। यहाँ पर क्या होता था मालूम है ना, यहाँ पर भी संसद थी, यहाँ पर भी उत्तरदायी सरकार बनती थी ब्रिटेन में, है ना। सर्वोच्च कौन था, महारानी, ठीक है, उस समय विक्टोरिया थी, ठीक है, यही था उसका साइन चलता था। उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो काम करती थी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद है, अब उनके पास सरकार तो है, मंत्रिपरिषद है, लेकिन जिम्मेदारी और आ गई ना, एक क्षेत्र का प्रशासन और आ गया, तब एक पद की और ज़रूरत है, समझ रहे हैं। तब एक पद और अस्तित्व में आता है जिसको कहते हैं भारत सचिव, भारत सचिव, है ना, भारत मंत्री, भारत सचिव का, हाँ हाँ एक कई बात है, भारत सचिव का पद अस्तित्व में आया है, समझ में आ गया। चलो, भारत सचिव का पद कौन से चार्टर से अस्तित्व में आता है, ठीक है। हाँ, और ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसको समझना है ढंग से। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, समझ रहे हैं मेरी बात को। इंदिरा गांधी नहर बनी तो इंदिरा गांधी परियोजना का मंत्री बना, समझ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर ही नहीं होती तो क्या इंदिरा गांधी मंत्री होता, नहर का मंत्री होता नहीं। तो अब भारत अपने ब्रिटिश शासन के हाथ में आया, तब तो ब्रिटिश शासन में एक मंत्री बना। क्लियर हो गया चीज़ें। तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी इसको बना के चलना है, तो चीज़ें आपके लिए कभी कठिन होगी नहीं, और आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा ये काम। इसको एक रीडिंग और आप करिए अपनी गाइड से, फिर इसके बाद आपको 10-15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। चलो, तो भारत सचिव, इसको ढंग से लिखना है, समझना है। भारत सचिव कौन होता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ब्रिटिश, इसको याद मत करना, वहाँ ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। वहाँ के मंत्रिमंडल से एक मंत्री को ही क्या बना दिया जाएगा, भारत सचिव बना दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ की सरकार में से एक मंत्री को कहा जाएगा कि आपको क्या प्रभार दे रहे हैं, भारत सचिव हो आप, तो भारत मंत्री हो, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भारत सचिव था, ठीक है। और एक और अच्छी चीज़, यहाँ पर एक वो पद जो चल रहा है वो नाम पुराना हो गया, क्या, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, मज़ा नहीं, हटा दिया उसको, हाँ पूरा हटा ही दिया। गवर्नर जनरल को नाम बदल करके पदनाम क्या कर दिया, वायसराय, ठीक है। जब 57 की क्रांति हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था बेचारा, कैनिंग था, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो भारतीयों के विश्वास को पुनः अर्जित करने के लिए, सहानुभूति के लिए, उनको विश्वास पाने के लिए कई कैनिंग ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, कब कुछ अच्छी घोषणाएं भी हुई है। जो बंदी थे उनकी सबकी फांसियाँ माफ़ कर दी है, फिर वो प्रसिद्ध भी हो गया दयालु गवर्नर जनरल के नाम से, है ना, लॉर्ड कैनिंग, पता ही होगा आप लोग को घटनाक्रम। तो उस समय कौन था, कैनिंग था। तो पद नाम बदला है, सुनिए, गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के क्या कर दिया गया बच्चों, क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया, है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो वेरी गुड। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, गलती मत करना, गलती मत करना, हाँ, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कौन था प्रफुल्ल चलो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग है। चलो, आपने पूरी पिक्चर देखी कहाँ है कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है, पूरी पिक्चर देखी ही नहीं हमने कभी, अभी पिक्चर चल रही है। तो अभी वायसराय था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में वापस ये इस पद नाम क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा,
ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये थोड़ा इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप टोकरी बनाइए, और जो फैक्ट्स हैं आपको अच्छे फैक्ट्स लगे हैं कि यार कुछ अच्छी चीज़ समझ में आई, सुन के मज़ा आया, वो वहाँ डालिए, ठीक है। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वाइस ये कैनिंग मत कर दीजिए वहाँ, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। हाँ, अब इसको देखिए, पूरा भारत है, इसका प्रशासन गवर्नर जनरल है, जो किसका प्रतिनिधि है? हाँ, ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये था आपका 1818 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हमने क्या क्या जाना, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अच्छे से। आइए, हमने जाना कि भारत में जो व्यापारी कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कैसे व्यापारिक कामों से बढ़कर के राजनीतिक कार्य अपने हाथ में लिए, और वहाँ की संसद ने उसको कैसे रेगुलेट किया, और धीरे धीरे रेगुलेटिंग करते करते कंपनी को यहाँ से हटा करके यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो इन सोपानों में आपने कई चार्टर देखे और एक देख लिया है, ठीक है। तो इसमें आप इसी क्रम में आपको 2-4 एक्ट और देखने हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है आपका आएगा 61 का आएगा, 92 का आएगा, ठीक है। पार्लियामेंट सुधार आएगा 1909 का, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का आएगा, और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इतना ही है, इस ऐसे ही समझना है, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ के आना। कल मैं इसका छोटा सा ओरल टेस्ट लूँगा, है ना, और इसी के माध्यम से फिर आगे हम चल के इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।